The energy of an atom in its ground state is minus 54.4 electron volts. It may be, so देखो बेटा, energy in the nth orbit is minus 13.6 by n square. ठीक है बेटा, so minus 13.6 by n square. अब देखिए तो now 13.6 n square यहाँ z आएगा बेटे साथ में. ठीक है बेटे, तो अब देखिए ये एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में. तो हमें पता करना है कि कौन सा न्यूक्लियस है जिसकी कौन सा एटम है जिसकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट में कितनी है बेटा, माइनस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. माइनस 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ये हो जाए बेटे माइनस 54.4 सब्सटीट्यूट कर दीजिए माइनस 13.6 बाई एन स्क्वायर इंटू जेड. सो एन तो 1 है क्योंकि ग्राउंड स्टेट है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे. तो z कितना हो गया बेटे 54.4 बाई 13.6, ये आ जाता है बेटे 4 के बराबर. z इक्वल टू 4. ठीक है बेटा, z इक्वल टू 4 का z स्क्वायर है ये. नाउ z आ गया कितना 2, तो यानी एटॉमिक नंबर कितना आ गया 2 के बराबर हो गया. तो इसका मतलब क्या है बेटे 2 के बराबर हो गया, तो ये कौन सा न्यूक्लियस बनेगा, ये कौन सा एटम बनेगा, हीलियम. ठीक है बेटा, तो आंसर क्या हुआ सी पार्ट, हीलियम पॉजिटिव. आंसर इज सी पार्ट. नेक्स्ट बेटे 139th क्वेश्चन. Question number 139. In beta decay, the daughter nucleus has one proton more than the parent nucleus. So बेटा अगर बीटा डीके होता है, जैसे कि हमारे पास कोई ये XAZ, ठीक है बेटा, इसका बीटा डीके हो रहा है, तो व्हाट विल हैपन, बीटा डीके के दौरान जो एटॉमिक नंबर है मास नंबर है उस पर फर्क नहीं पड़ेगा. जो एटॉमिक नंबर है वो +1 हो जाएगा, प्लस ए बीटा पार्टिकल, दिस इज 0 एंड -1. ठीक है बेटा, सो इसमें देखिए आंसर क्या बनता है, द डॉटर न्यूक्लियस हैज 1 प्रोटॉन मोर देन द पेरेंट न्यूक्लियस. जो डॉटर न्यूक्लियस है उसमें एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा पेरेंट न्यूक्लियस के मुकाबले. ठीक है बेटा, सो आंसर क्या बनता है, आंसर इज ए पार्ट. आंसर इज ए पार्ट. नेक्स्ट 140th क्वेश्चन. नेक्स्ट देखेंगे बेटा 140th क्वेश्चन. the total energy of an atomic electron. देखो बेटा टोटल एनर्जी जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन की है वो हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव. ठीक है, सो जो टोटल एनर्जी है अगर वो नेगेटिव है तो दैट मीन्स इट इज ऑलवेज लेस देन 0. इट इज ऑलवेज लेस देन 0. सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे. आंसर इज बी फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट बेटे 141st क्वेश्चन. Thermonuclear reactions are responsible for energy production. तो बेटा जो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस हैं वो कहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करते, कहाँ पे एनर्जी उनके जरिए बनती है. जो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं जनरली दे लीड टू फ्यूजन. ठीक है बेटा, वो किसको लेके जाती हैं, फ्यूजन की तरफ को लेके जाती हैं. तो जनरली ये स्टार्स के अंदर होती हैं. सो थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस अकर इनसाइड द स्टार्स. सो आंसर इज B for Bombay. Answer is B for Bombay. Next बेटे 142nd question. Neutron decay in the free space is given as follows. न्यूट्रॉन का डिके फ्री स्पेस में दिखा रखा है हमको, और ये रिएक्शन क्या दे रखी है बेटा, N01 giving us H11 प्लस इलेक्ट्रॉन 0-1 प्लस एक ये पार्टिकल हमने पता करना है. और देन द पेरेंथेसिस रिप्रेजेंट्स एन. ए पार्ट बोल रहा है फोटोन, बी पार्ट बोल रहा है ग्रेविटॉन, सी पार्ट बोल रहा है न्यूट्रिनो, डी पार्ट बोल रहा है एंटी न्यूट्रिनो.
देखो बेटा अगर न्यूट्रॉन का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है और न्यूट्रॉन से कोई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं यानी डॉटर न्यूक्लियस बन रहे हैं, तो हमेशा मोमेंटम के कंजर्वेशन के लिए एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है। देयर इज ए पार्टिकल विच वी कॉल एज एंटी न्यूट्रिनो। तो यानी ये जो पार्टिकल होगा दैट इज एंटी न्यूट्रिनो, और ये एंटी न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो चॉइस है हमारे पास डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 143rd क्वेश्चन देखेंगे। In which of the following transitions will the wavelength be minimum? कौन सी ऐसी ट्रांजिशन है जिसमें वेवलेंथ लीस्ट होगी? अब देखो बेटा पहली हमें दे रखी है फर्स्ट ट्रांजिशन, ए चॉइस जो दे रखी है वो है n इक्वल टू 5 टू n इक्वल टू 4। चेक करेंगे अब इसमें n इक्वल टू 5 टू n इक्वल टू 4 1 बाई लैम्डा r रिडबर्ग कांस्टेंट r इंटू 1 बाय 4 का स्केयर माइनस 1 बाय 5 का स्केयर। सो दिस इज, अच्छा बेटे फिर बी चॉइस हमें दे रखी है बी चॉइस हमें दे रखी है 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 3 है, सो 1 बाय 3 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 का स्क्वायर। और अगली चॉइस जो सी चॉइस है 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर रिडबर्ग कांस्टेंट, ये n इक्वल टू 3 टू n इक्वल टू 2 है तो 1 बाय 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 का स्क्वायर। और लास्ट चॉइस जो हमें दे रखी है बेटे वो है 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर इंटू 1 बाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर। ये हमें चार चॉइसेस जो हैं वो गिवन है। अब इसमें से हमने पता करना है कि किस में वेवलेंथ लीस्ट होगी। ठीक है बेटा, अगर आप कैलकुलेट करें तो यू विल फाइंड दैट द लीस्ट वेवलेंथ विल बी इन द लास्ट सिचुएशन। इसमें लीस्ट वेवलेंथ आएगी, बाकी सब में वेवलेंथ ज्यादा आएगी, मैक्सिमम इसमें आएगी। ठीक है बेटा, सो आंसर क्या बनता है? आंसर इज डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट देखेंगे 144th क्वेश्चन। क्वेश्चन देखेंगे। ए न्यूक्लियस XZA, a nucleus XZA splits, emits an alpha particle. The resultant nucleus emits a beta positive particle. The respective atomic and mass number of the final nucleus will be the respective atomic and mass number of the final nucleus will be. So बेटा देखिए हमारे को जो ये एलिमेंट दे रखा है और ये एक अल्फा पार्टिकल का एमिशन करता है। तो यदि ये एक अल्फा पार्टिकल का एमिशन करता है तो हमारे पास बाहर y आ जाता है अल्फा पार्टिकल, ये हो जाता है बेटा A-4 और Z-2 प्लस एक हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, प्लस एक हीलियम न्यूक्लियस। और अब देखिए बेटा अगर इससे पॉजिटिव बीटा का एमिशन हो रहा है, पॉजिटिव बीटा इज डिफरेंट। ठीक है बेटा, पॉजिटिव बीटा इज डिफरेंट। तो इससे अगर पॉजिटिव बीटा का एमिशन हो रहा है तो इसका एटॉमिक नंबर एक और कम हो जाएगा। यानी कि अगर इससे y से एक पॉजिटिव बीटा निकल रहा है तो हमारे पास जो z आएगा, जो नया एलिमेंट आएगा, दैट विल बी A-4 and Z-3. That will be A-4 and Z-3. So answer is A part. Answer क्या बनता है बेटे? A part. Next 145th question. 145th question. क्वेश्चन देखेंगे। In an experiment to study the scattering of alpha particles as they pass through a gold foil, the alpha particles with smallest aiming error are those deflected by। देखो बेटा ऐसा है कि एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था और उसमें हमने अल्फा पार्टिकल्स जो हैं उनकी स्कैटरिंग स्टडी कर रहे हैं। तो द अल्फा पार्टिकल्स विद स्मॉलेस्ट एमिंग एरर,
जो अल्फा पार्टिकल्स स्मॉलेस्ट एमिंग एरर के साथ डिफ्लेक्ट होते हैं, दे आर दोज डिफ्लेक्टेड बाय नियरली 180। तो स्मॉलेस्ट एरर जिनमें होगा डिफ्लेक्शन में, दे आर दोज विच आर, क्योंकि एरर जीरो हो जाएगा अगर बिल्कुल 180 डिग्री हो गया, अगर 180 हो गया एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन तो एरर जीरो हो गया, एमिंग एरर जीरो हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस को एम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर 180 डिग्री के नियर अबाउट होगा तो स्मॉलेस्ट एमिंग एरर हमारे पास आएगा, ठीक है बेटे। आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट 146 क्वेश्चन, the mass and energy equivalent of 1 AMU are respectively R। तो देखो बेटा मैंने आपको बताया था 1 AMU 1 atomic mass unit is equal to 1.67 into 10 power minus 27 किलोग्राम। 1 AMU इतने किलोग्राम के बराबर होता है, और जो एनर्जी होती है एक AMU में कंटेंड, 1 AMU is having energy equal to 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। एक AMU के कारण इतनी एनर्जी लिंक होती है। ये एनर्जी हमने निकाली कैसे है बेटा, दिस E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर इज इक्वल टू मास इंटू स्क्वायर इंटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, ठीक है बेटा। सो ये एनर्जी होती है। आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट देखेंगे बेटा 147th क्वेश्चन, पिक आउट दी करेक्ट स्टेटमेंट। हमने करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। ए पार्ट है, एज दी वोल्टेज applied to the X-ray tube increases, the intensity of X-rays increases. All the beta positive nuclei emit electrons. C part, infrared radiation is used in the study of molecular structure. D part, moderator is used in a reactor to reduce the rate of reaction. So देखो बेटा ऐसा है, infrared radiation जो है ना, it is used to study the study, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की स्टडी है उसमें इंफ्रारेड रेडिएशन ही यूज होती है, ठीक है बेटा। सो इंफ्रारेड रेडिएशन जो है इट इज यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सो आंसर बिकम्स सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट 148th क्वेश्चन, ड्यूरिंग ए नेगेटिव बीटा डीके। तो नेगेटिव बीटा डीके में क्या होता है बेटा, नेगेटिव बीटा डीके में आपको पता है इलेक्ट्रॉन निकलता है। एन इलेक्ट्रॉन विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस इज रिजेक्टेड। अ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस डिकेज एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन। ये बात सही है। ऐसा होता है बेटा न्यूक्लियस में चेंज आता है ना, तो न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन है वो बाहर निकल जाता है, प्रोटॉन सॉरी जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन है उसका डीके हो जाता है और it emits an electron. So answer is B for Bombay, answer is B for Bombay. Next bete 149th question, the series limit wavelength of Lyman series for hydrogen atom is given by, ठीक है बेटा। so अब हम देख लीजिए, we want to find out the series limit of the Lyman series for hydrogen atom, उसकी series limit हम निकालना चाहते हैं। तो आपको पता है बेटा 1 by lambda is equal to r into 1 by n1 square minus n2 square। यानी आप मिनिमम वेवलेंथ निकालना चाहते हैं। मिनिमम वेवलेंथ कब आएगी, जब आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप करेगा, इन्फिनिटी से फर्स्ट लेवल पे आएगा। इन्फिनिटी से यदि फर्स्ट लेवल पे आएगा तो क्या वेवलेंथ हो जाएगी, वो वेवलेंथ लिमिट हमें चाहिए r इंटू 1 बाई 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई इन्फिनिटी। तो ये हो गया लैम्डा, कितना हो गया बेटा 1 बाई r, लैम्डा कितना हो गया 1 बाई r। सो आंसर इज D फॉर दिल्ली, आंसर इज D फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 150th क्वेश्चन, क्वेश्चन, in a mean life of a radioactive sample
जब एक रेडियो एक्टिव सैंपल की मीन लाइफ आती है तो मीन लाइफ आपको पता है, मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज 1 बाई डीके कांस्टेंट। मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज 1 बाई डीके कांस्टेंट। और जो हाफ लाइफ है वो आपको पता है बेटे, दैट इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लेमडा, ये होता है ना। तो हाफ लाइफ ये होती है, हाफ लाइफ में सैंपल आधा रह जाता है। तो अगर आप कंपेयर करें दोनों रिलेशंस को, तो जो मीन लाइफ है दैट इज इक्वल टू 0.693, सॉरी हाफ लाइफ इज इक्वल टू हाफ लाइफ 0.693 टाइम्स दी मीन लाइफ, 0.693 टाइम्स दी मीन लाइफ। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो हाफ लाइफ इसके बराबर आ जाती है। हाफ लाइफ वो लाइफ है जिसमें कि जो सैंपल है वो हाफ रह जाता है, आधा रह जाता है। ठीक है बेटा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो मीन लाइफ में कितना रह जाएगा, मीन लाइफ में 2/3 रह जाएगा, बिकॉज 2/3 इज 0.68 ओनली, तो 2/3 रह जाएगा। सो अबाउट 1/3 रह जाएगा, 2/3 डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, 1/3 रह जाएगा और 2/3 डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। सो आंसर इज बी, अबाउट 2/3 ऑफ द सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट्स, अबाउट 2/3 ऑफ द सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट्स। नेक्स्ट बेटे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। (151st question). For principal quantum number n equal to 3, the possible values of orbital quantum number L are। देखो बेटा ऐसा आपको पता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3 दे रखा आपको, और आपने पता करना है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L। L की वैल्यूज क्या होंगी? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L कैन टेक वैल्यूज 0, 1 एंड 2। L can take values 0, 1, 2. So आंसर क्या बनता है बेटा हमारे पास? आंसर इज सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे, (152). One reaction which might be used for controlled nuclear fusion is shown. What is the particle X? So controlled nuclear fusion के लिए जो रिएक्शन हमें यूज करनी है वो हमें दे रखी है, और हमने पता करना है कि ये पार्टिकल कौन सा होगा जो इसमें एमिट हो रहा है, एक्स पार्टिकल। तो जो रिएक्शन है मैं आपके सामने लिख रहा हूँ बेटा, लिथियम 73 प्लस क्या चीज, हाइड्रोजन 21, दिस गिव्स अस 2 atoms of helium 4 twice प्लस बेटे x, प्लस x। ठीक है, इसमें पार्टिकल x पता करना है। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए मास कितना है कुल 9, और एटॉमिक नंबर कितना है 4। तो राइट हैंड साइड पे x का एटॉमिक नंबर तो 0 हो जाएगा क्योंकि 4 तो बैलेंस हो ही रहा है, और यहाँ पे 1 की कमी है। ये पार्टिकल कौन सा होता है बेटा? न्यूट्रॉन। दिस पार्टिकल इज ए न्यूट्रॉन जिसका मास हो 1 यूनिट्स और जिसका चार्ज हो 0, तो दिस इज ए न्यूट्रॉन। सो आंसर बिकम्स, आंसर क्या हो जाता है? आंसर इज सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 153rd क्वेश्चन। In order to trace the line of a water pipe buried 0.4 meter below the surface of a field, an engineer wishes to add a radioactive isotope to water. Which sort of isotope should be chosen? तो देखो बेटा ऐसा है, एक इन ऑर्डर एक वाटर लाइन है जो कि 0.4 मीटर नीचे बैरी है, ज़मीन के नीचे है 0.4 मीटर, और एक इंजीनियर उसको देखना चाहता है विद ए रेडियो टू ऐड, विशेष टू ऐड ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ वाटर। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ वाटर कोई ऐड करना चाहता है, तो उसने उसको किस तरह का आइसोटोप चूज करना चाहिए? चॉइसेस में हमें दे रखा है बीटा अ फ्यू आवर्स, बीटा सेवरल ईयर्स, गामा अ फ्यू आवर्स और गामा सेवरल ईयर्स। तो उसको एक गामा आइसोटोप
चूज करना चाहिए फॉर अ फ्यू आवर्स। ठीक है बेटे, बेटे गामा आइसोटोप फॉर अ फ्यू आवर्स, सो आंसर इज सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 154th क्वेश्चन, in a beryllium atom, if a naught be the radius of the first orbit, then the radius of the second orbit will be, so beryllium atom है हमारे पास और a naught उसकी फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है। ठीक है बेटा, तो सेकंड ऑर्बिट का रेडियस हमने पता करना है। आपको पता है कि रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ठीक है, तो a नॉट प्रोपोर्शनल हो गया 1 के स्क्वायर के, क्यों, दिस इज रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट। और a, अब जो दूसरा ऑर्बिट जो सेकंड ऑर्बिट है जिसका हमने पता करना है, तो वो r, मान लीजिए r इज प्रोपोर्शनल टू 2 का स्क्वायर, सेकंड ऑर्बिट n स्क्वायर 2 हो जाएगा ना, तो 4 हो गया बेटा। तो दैट मीन्स टू से r बाई a नॉट किसके बराबर हो गया बेटा, 4 के बराबर। सो दिस इंप्लाइज r इज इक्वल टू 4 टाइम्स a नॉट, सो रेडियस इज इक्वल टू 4 टाइम्स a नॉट। सो आंसर क्या हो गया, आंसर बिकम्स सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 155th क्वेश्चन देखेंगे अब। क्वेश्चन, the difference between U-235 and U-238 एटम is, तो U-235 और U-238 एटम के बीच में डिफरेंस देखना है। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ऐसा बेटा देखो, दोनों आइसोटोप्स हैं, तो दो बोथ आर आइसोटोप्स, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम है बट देयर मास नंबर्स आर डिफरेंट। सो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रॉन फालतू हैं U-238 में, कितने फालतू हैं, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स इन U-238 is 238 minus 235, that is 3, so 3 extra neutrons are present, so answer क्या हो गया, answer is D for Delhi, answer is D for Delhi। next बेटे 156th question, the velocity of electron in an atom according to Bohr's theory is, तो velocity of an electron in the Bohr's atom, in the Bohr's model of the atom in a orbit is can be calculated। तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप, देखिए बेटा, एंगुलर मोमेंटम MVR इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई, इज इक्वल टू NH ओवर 2 पाई। सो देखिए बेटा, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, NH ओवर 2 पाई MR, NH ओवर 2 पाई MR। तो ये क्या बनता है बेटा, आंसर क्या बनता है, आंसर बनता है B फॉर बॉम्बे, आंसर इज B फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 157th क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे 157th क्वेश्चन को देखेंगे अब। The average number of prompt neutrons produced per fission of U-235, देखो बेटा, अगर हम U-235 का फिशन कर रहे हैं तो कितने न्यूट्रॉन्स ऑन एन एवरेज आर गेटिंग प्रोड्यूस्ड, कितने न्यूट्रॉन्स ऑन एन एवरेज आर गेटिंग प्रोड्यूस्ड। सो ऐसा बेटा आमतौर पे या तो 2 या 3 न्यूट्रॉन्स ही निकलते हैं एक यूरेनियम 235 के एमिशन फिशन होने पर। सो आंसर क्या बनता है, आंसर इज सी पार्ट 2 to 3। ठीक है बेटा, नेक्स्ट 158th क्वेश्चन, तो आंसर इसका 157 का सी। 158th क्वेश्चन देखिएगा, ए न्यूक्लियर रिएक्शन इज गिवन बाय, देखिए बेटा न्यूक्लियर रिएक्शन जो हमें दी हुई है वो कैसे है, XZA गिविंग अस YAZ+1 प्लस एक इलेक्ट्रॉन 0 - 1
प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो रिप्रेजेंट्स, ये कौन सा डीके रिप्रेजेंट हो रहा है? देखो बेटा, जो हमारा डॉटर न्यूक्लियस बन रहा है वाई, उसका एटॉमिक नंबर एक से बढ़ गया, उसका एटॉमिक नंबर एक से बढ़ गया और एक इलेक्ट्रॉन निकला है। तो इलेक्ट्रॉन, दिस इज ए बीटा पार्टिकल और दिस रिप्रेजेंट्स ए बीटा डीके, दिस रिप्रेजेंट्स ए बीटा डीके। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स ए बीटा डीके। ठीक है बेटा, सो आंसर क्या बनता है इसका? आंसर इज ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 159th क्वेश्चन, what was the fissionable material used in bomb dropped at Nagasaki, Japan in year 1945? तो ईयर 1945 में जो बॉम्ब ने नागासाकी जापान में जिसने बहुत डिस्ट्रक्शन कॉज की थी, वो उसमें फिशनेबल मटेरियल था बिकॉज इट वाज ए न्यूक्लियर बॉम्ब दैट वाज ड्रॉप्ड। और वो कौन सा बॉम्ब था? दैट कंपोज्ड ऑफ प्लूटोनियम, उसमें जो एलिमेंट था वो प्लूटोनियम था। ठीक है बेटा, आंसर इज डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। 160th क्वेश्चन, the half life period and the mean life period of a radioactive element are denoted by TH and TM. So TH और TM क्या है? ये हाफ लाइफ पीरियड है और ये मीन लाइफ है। ठीक है, TM इज द मीन लाइफ और TH इज द हाफ लाइफ। अब देखिए दोनों किस तरह से रिलेटेड है ये हमने पता करना है। तो आपको पता है हाफ लाइफ इज 0.693 टाइम्स द मीन लाइफ, हाफ लाइफ इज 0.693 टाइम्स द मीन लाइफ। तो देखिए बेटा, हाफ लाइफ इसका मतलब क्या हो गई? कम हो गई देन मीन लाइफ। TH इज लेस देन TM, so half life time is less than the mean life, so answer becomes C part, answer is C part. Next question bete, (161st question). The ionization energy of a hydrogen like atom is 9 Rydberg. The radius of the first orbit of this atom as compared to the radius of the first orbit of the hydrogen atom will be. So देखो बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी आपको दे रखी है, आयनाइजेशन हाइड्रोजन लाइक एटम की 9 रिडबर्ग है। तो अब उसका एटॉमिक नंबर हम लोग Z मान लेते हैं, लेट अस से वी अज्यूम इट्स एटॉमिक नंबर टू बी Z। सो देखो बेटा, नाउ 9 टाइम्स एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है, एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है दैट इज इक्वल टू -13.6 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन है एनर्जी का, इज इक्वल टू -13.6 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर। तो अगर मैं इसमें देखूं ये कितनी हो जाती है बेटा? एनर्जी इज 9 टाइम्स रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, एनर्जी इज 9 टाइम्स रिडबर्ग कांस्टेंट, तो दैट इज इक्वल टू -13.6 Z स्क्वायर बाई N स्क्वायर। अब अगर आप इसको हाइड्रोजन से कंपेयर करें तो -13.6 किसका है? हाइड्रोजन का है बेटे। तो देखिए अब हमने कंपैरिजन किसका करना है? रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट का करना है। तो अब आप देखिए अगर मैं यहाँ पे देखो हाइड्रोजन होता तो एनर्जी वुड हैव बीन R, सो दैट इज इक्वल टू -13.6 बाई N स्क्वायर, क्योंकि Z स्क्वायर 1 हो जाता। ठीक है, इसका मतलब है अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो Z आ गया 3। ठीक है बेटा, Z इज 3। अब आपको पता है the radius of the first orbit of hydrogen atom will be, ठीक है बेटा। तो हाइड्रोजन एटम अगर हम रेडियस देखें, इसका एटॉमिक नंबर 3 निकालिए, यानी ये लिथियम एटम है। तो अगर आप इसका रेडियस देखेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू
दिस विल बी इक्वल टू ए नॉट, ठीक है बेटा, दिस विल बी इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर, ए नॉट एन स्क्वायर, ठीक है बेटा। सो रेडियस इज इक्वल टू ए नॉट टाइम्स एन स्क्वायर। अब आप देखिए, ठीक है, एन स्क्वायर बाई जेड, ठीक है, एन स्क्वायर बाई जेड। तो अब आप यहाँ देखिए, ये जो लिथियम है जो आपने निकाला, इसका रेडियस हो जाएगा ए नॉट बाई 3, यानी कि ए नॉट किसका रेडियस ले रहे हो आप, हाइड्रोजन का, तो इसका 1/3 हो गया रेडियस किसका, लिथियम का। तो जो एलिमेंट दिया हुआ है उसका रेडियस, हाइड्रोजन का रेडियस, उसका द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1/3, ठीक है बेटा, रेडियस ऑफ द फर्स्ट हाइड्रोजन एटम इज 1/3। नेक्स्ट बेटे, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज 1/3। नाउ 162nd question, the spectral series of hydrogen which lies in the ultraviolet part is। so देखो बेटा, जो स्पेक्ट्रल सीरीज है जो कि अल्ट्रावायलेट पार्ट में लाई करती है, लाइमन सीरीज वो सीरीज है जिसकी वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती हैं। तो लाइमन सीरीज जो है वो अल्ट्रावायलेट पार्ट है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। सो आंसर इज ए पार्ट, आंसर बिकम्स ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 163rd क्वेश्चन, पिक आउट द स्टेटमेंट विच इज ट्रू, पिक आउट द स्टेटमेंट विच इज ट्रू। फर्स्ट कह रहा है द एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट मास इज मोर इन फिशन देन इन फ्यूजन, ठीक है बेटा। तो एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट मास इज मोर इन फिशन देन इन फ्यूजन, ये गलत है बेटा, फिशन में कभी भी ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती। फिर बी पार्ट है द एनर्जी रिलीज्ड पर एटम इज मोर इन फ्यूजन देन इन फिशन, जो एनर्जी रिलीज पर एटम है फ्यूजन में ज़्यादा है देन इन फिशन। द एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट मास इज मोर इन फ्यूजन देन पर एटम इज मोर इन फिशन एंड दैट पर एटम इज मोर इन फिशन। ये बात सही है बेटा, पर यूनिट मास जो है, पर यूनिट मास पे जो एनर्जी फ्यूजन में रिलीज हो रही है वो काफी ज्यादा है पर एटम मास, पर एटम एंड दैट पर एटम इन फिशन, ठीक है बेटा। पर एटम फिशन में ज्यादा है एनर्जी और पर यूनिट मास फ्यूजन में ज्यादा है एनर्जी। सो आंसर बिकम्स सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 164th क्वेश्चन, 164th क्वेश्चन देखेंगे। In nuclear fission, the percentage of mass converted into energy, तो कितना परसेंट मास न्यूक्लियर फिशन में कन्वर्ट होता है एनर्जी में। सो बेटा ये जस्ट इट इज 1/100th, ठीक है बेटा। सो इट इज 1/10th पार्ट, ठीक है बेटा। सो अब देखिए, नो सॉरी, इट इज 1/1000th पार्ट, ए 1/1000th part of mass gets converted into energy during fission के दौरान इतना ही पार्ट, यानी कि ये कितना हो गया बेटा 0.1%, दिस इज 0.1%। सो आंसर बिकम्स सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 165th question, if E1 is the energy released per unit mass in nuclear fusion and E2 that in nuclear fission, then देखो बेटा एनर्जी रिलीज्ड पर यूनिट मास बोला, अगर पर एटम बोलता तो फिशन में ज्यादा होती। अब E1 है एनर्जी रिलीज पर यूनिट मास इन न्यूक्लियर फ्यूजन, E1 किस में है, न्यूक्लियर फ्यूजन में, और बेटा E2 किस में है, न्यूक्लियर फिशन में, ठीक है, पर यूनिट मास। सो E1
जो फ्यूजन में रिलीज हो रही है दैट इज ग्रेटर देन E2. So energy released during a nuclear fusion, energy per unit mass during nuclear fusion is greater than energy per unit mass during nuclear fission reaction. ठीक है बेटा, during nuclear fission reaction. Now देखिए बेटा, next question, that is 166th question. The radioactive decay of a certain nuclide is governed by the following relationship: dN by dt is equal to minus lambda into n, where lambda is equal to 2.4 into 10 power minus 8 second inverse. Then what is the half life of the nuclide? So देखो बेटा, हाफ लाइफ जो होती है न्यूक्लाइड की दैट इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा, सो अगर आप डाल दें इसमें वैल्यू 0.693 ओवर 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 8, तो यहाँ से आपके पास हाफ लाइफ आ जाएगी सेकेंड्स में. तो यू कैन कैलकुलेट दी हाफ लाइफ इन सेकेंड्स. सो दिस इज इक्वलेंट टू 2.9 into 10 power 7 seconds. 2.9 into 10 power 7 seconds. So आंसर क्या हो जाता है? आंसर इज ए पार्ट. नेक्स्ट देखिएगा बेटा 167th क्वेश्चन. नेक्स्ट देखेंगे 167th क्वेश्चन. 167th क्वेश्चन देखेंगे. Which of the following is not a mode of radioactive decay? कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि एक मोड नहीं है रेडियोएक्टिव डीके का? पॉजिट्रॉन एमिशन. बेटे पॉजिट्रॉन एमिशन तो है ही रेडियोएक्टिव डीके. ठीक है बेटा, पॉजिट्रॉन एमिशन इज रेडियोएक्टिव डीके ओनली. सो इलेक्ट्रॉन कैप्चर, दिस इज ऑल्सो ए मोड ऑफ रेडियोएक्टिव डीके. फ्यूजन सी पार्ट और डी पार्ट है अल्फा डीके. बेटा फ्यूजन जो है इट इज नॉट ए मोड ऑफ रेडियोएक्टिव डीके. फ्यूजन रेडियोएक्टिव डीके नहीं होता है. ठीक है बेटा. सो आंसर क्या बनता है? आंसर बिकम्स सी पार्ट. आंसर इज सी पार्ट. नेक्स्ट बेटे 168th क्वेश्चन. 168th क्वेश्चन देखेंगे. The energy required to knock out the electron in the थर्ड ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज इक्वल टू. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जो कि थर्ड ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम की थर्ड ऑर्बिट में प्रेजेंट है, तो उसको नॉकआउट करने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए? नॉकआउट मतलब उसको उस ऑर्बिट से बाहर भगा देने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? देखो बेटा En इज इक्वल टू माइनस 13.6 बाई एन स्क्वायर. En इज इक्वल टू माइनस 13.6 बाई एन स्क्वायर. अब अगर आपने इसको इन्फिनिटी पर भेजना है तो इनफाइनिटी, अगर n इनफाइनाइट हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट में है ना, तो n इनफाइनाइट हो जाएगा तो एनर्जी विल बी जीरो. सो अब देखिए बेटा E इन थर्ड ऑर्बिट इज माइनस 13.6 बाई 9 और E एट इन्फिनिटी विल बी जीरो. सो देयरफॉर बेटा जो हमारे पास E हो जाएगा, जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो गई दैट इज इक्वल टू 0 माइनस 13.6 बाई 9, यानी कि कितनी हो गई? 13.6 बाई 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इतनी एनर्जी हमें चाहिएगी अगर हमने नॉकआउट कराना है थर्ड ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन से इस इलेक्ट्रॉन को. ठीक है बेटा. सो नाउ नेक्स्ट 169th क्वेश्चन देखेंगे. सो आंसर यहाँ पे बनता है बी फॉर बॉम्बे. आंसर 168 का बी फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट 169th question. Which of the following is true? Lyman series is a continuous spectrum. नहीं बेटा, ये लाइन स्पेक्ट्रम है, ये कंटिन्यूस नहीं होता.
तो बी पार्ट है पाश्चन सीरीज इज ए लाइन स्पेक्ट्रम इन द इंफ्रारेड। तो पाश्चन सीरीज इज ए लाइन स्पेक्ट्रम इन द इंफ्रारेड। यस, पाश्चन जो है वो इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है और ये एक लाइन स्पेक्ट्रम है। ठीक है बेटा, इट इज ए लाइन स्पेक्ट्रम। सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट 170th क्वेश्चन बेटे। The ratio of the wavelength of the first line of Lyman series of doubly ionized lithium atom to that of the first line of Lyman series of deuterium will be। देखो बेटा हमने क्या करना है, रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ Lyman series of doubly ionized lithium atom to that of the first line of the Lyman series of deuterium atom will be। तो देखो बेटा 1 by lambda, फर्स्ट लाइन Lyman सीरीज की क्या हो जाएगी, 1 by lambda इज इक्वल टू आर जेड स्क्र इंटू 1 by 1 का स्क्र माइनस 1 by 2 का स्क्र। ये किसके लिए करा? अब अगर मैं यहाँ पे लिथियम का देखूं तो लिथियम का क्या हो जाएगा बेटा, ये 3 का स्क्वायर, ये हो गया लिथियम के लिए। और 1 बाय ड्यूटेरियम के लिए बात करें तो ड्यूटेरियम के लिए कितना हो जाएगा बेटे, आर जेड स्क्वायर, Z1 होता है ना ड्यूटेरियम का, इंटू 1 बाय 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर। सो बेटा लैम्डा फॉर लिथियम ओवर लैम्डा फॉर ड्यूटेरियम, ये कितना हो जाएगा बेटे 1:9। दिस विल बी 1:9। सो आंसर बिकम्स डी फॉर दिल्ली। आंसर इज डी फॉर दिल्ली। ठीक है बेटा। नेक्स्ट 171st क्वेश्चन। क्वेश्चन, U23892 decays through a series of transformations to a final stable nuclide. The particles emitted in the successive transformations are alpha, beta, beta, alpha, alpha. Which nuclide is not produced during this series of transformations? कौन सा nuclide नहीं पैदा होता during the series of transformation, during this series of transformations? तो अब देखिए बेटा हमारे पास U23892 है और इसमें से यदि अल्फा निकाल दोगे, अल्फा निकल गया तो बना X, X क्या बनेगा 234 और 90। ठीक है बेटा। फिर दोबारा इसमें से फिर बीटा निकाल रहे हैं हम। अगर बीटा निकाल रहे हैं तो Y 234 और 91। फिर दोबारा बीटा निकाल रहे हैं, ये देखो दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन फिर दोबारा बीटा का है ना बेटा, हाँ बीटा। फिर दोबारा बीटा निकाल रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा Z 234 92। ठीक है बेटा, ये हो गया बीटा ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर दोबारा से इसमें से अल्फा निकाल रहे हैं तो अल्फा फिर दोबारा निकालोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये मान लो A आ गया, A 230 90, क्योंकि 4 यूनिट वहां कम हो गए, 2 यूनिट यहाँ कम हो गए। फिर दोबारा से अल्फा निकाल रहे हो बेटे, तो दोबारा अल्फा निकाल रहे हो तो फिर क्या बनता है, ये मान लो B बन गया 226 और ये हो जाएगा 88, ये बन गया बेटे। तो अब देखिए इन सारों में से जो आपको दे रखे हैं चॉइसेस, 234 91 बन रहा है बेटे, बी चॉइस दे रखी है। अच्छा सी चॉइस दे रखी है बेटे थोरियम 230 90, ये भी बन रहा है, 230 90 भी बन रहा है। अच्छा 234 92 भी बन रहा है। तो क्या नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा बेटा, रेडियम RA 228 और 88, ये फॉर्म नहीं हो रहा। सो आंसर क्या बनता है बेटा, आंसर बिकम्स ए पार्ट। आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे
172nd question. The order of the size of nucleus and Bohr radius of the atom respectively is. देखो न्यूक्लियस की जो प्रोडिक्शन है कि किस साइज का न्यूक्लियस है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻14 मीटर की रेंज में। और जहाँ तक बात है बेटा एटम के साइज की, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 10⁻10 मीटर के बराबर। सो 10⁻14 मीटर और 10⁻10 मीटर के बराबर ये न्यूक्लियस का रेडियस है और वो एटॉमिक रेडियस है 10⁻10 मीटर। सो आंसर बिकम्स ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 173rd क्वेश्चन। 173rd क्वेश्चन देखिए। Two electrons in an atom are moving in orbits of radii r and 9r. The ratio of their frequencies will be, the ratio of their frequencies will be. So बेटा देखो हमने frequencies का ratio लेना है और frequency मैं आपको बता दूं, frequency is inversely proportional to the r की पावर 3/2। ठीक है बेटा, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2। सो अब आप देखिए f1 ओवर f2 क्या रेशियो आ जाएगी बेटे, r2 ओवर r1 की पावर 3/2। सो दैट इज इक्वल टू, अब देखो बेटा ये आ जाएगा 9r/r की पावर 3/2, यानी ये हो गया 9 की पावर 3/2, यानी ये हो गया 3 की पावर 3, ये हो गया कितना 27। ये कितना हो गया 27। तो आंसर क्या बनता है, रेशियो आ गई 27:1। आंसर इज डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वन 174th क्वेश्चन। The value of wavelength of radiation emitted due to transition of electrons from n equal to 4 to n equal to 2 state in hydrogen atom will be. So value of wavelength of radiation emitted due to transition of electron from n equal to 4 to n equal to 2 state in the hydrogen atom will be. सो फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, हाइड्रोजन एटम है n इक्वल टू 2 से 4 से n इक्वल टू 2 स्टेट में हो रही है ट्रांजिशन, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/4 माइनस 1/16। सो 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 16 4 माइनस 1। सो ये हो गया बेटा लैम्डा कितना हो गया 16/3r। सो लैम्डा बिकम्स 16/3r। आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 175th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे 175th क्वेश्चन बेटे। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन, देखो बेटा हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट की किस पे डिपेंड करती है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आपको पता है हाफ लाइफ का फार्मूला होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर लैम्डा। लैम्डा जो है ये डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है एंड इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द नेचर ऑफ द एलिमेंट दैट इज डिकेइंग। सो लैम्डा यानी कि हाफ लाइफ किस पे डिपेंड कर गई, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द एलिमेंट दैट इज डिकेइंग। सो आंसर बिकम्स डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 176th क्वेश्चन। फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट अबाउट, फ्यूजन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट अबाउट 1 मिलियन केल्विन के लगभग टेम्परेचर है कि जिसपे कि फ्यूजन अकर हो सकती है, 1 मिलियन केल्विन। सो अप्रॉक्सीमेटली जो रेंज है 3 × 10⁶ केल्विन
ये वो टेम्परेचर है जिसपे कि फ्यूजन अकर हो सकती है। सो आंसर क्या बनता है इस केस में? आंसर इज डी फॉर दिल्ली। आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 177th क्वेश्चन। द मिनिमम वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज इज। तो मिनिमम वेवलेंथ जो लीस्ट वेवलेंथ है लाइमन सीरीज में कितनी होती है? देखो बेटा लाइमन सीरीज अगर n1 1 हो और n2 इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी से 1 में आके गिरे, तो ये मिनिमम वेवलेंथ, इसमें जो वेवलेंथ स्पेक्ट्रल लाइन एमिट होती है वो दैट इज ऑफ मिनिमम वेवलेंथ, वो आप निकाल सकते हो बेटा। वो कैसे निकालोगे? 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इन्फिनिटी। सो देखो बेटा इसका मतलब है लैम्डा कितना हो गया? 1/r के बराबर। लैम्डा इज इक्वल टू 1/r। सो आंसर बिकम्स ए पार्ट। आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 178th क्वेश्चन। 178th क्वेश्चन देखेंगे। The energy of an electron in an excited hydrogen atom is minus 3.4 electron volts. Its angular momentum according to Bohr's theory will be, तो उसका angular momentum in terms of Bohr's theory will be. So अब देखो बेटा एनर्जी दे रखी है आपको एक्साइटेड स्टेट में। अच्छा क्वेश्चन है 178। एनर्जी दे रखी है आपको एक्साइटेड स्टेट में और वो कितनी दे रखी है? माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो अब देखिए हाइड्रोजन एटम है यानी Z1 है, तो एंगुलर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी विल बी। सो अब देखिए एनर्जी का फार्मूला है एनर्जी इन nth ऑर्बिट माइनस 13.6 बाई एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर होता है, बट हेयर z इज 1, सो माइनस 13.6 बाई एन स्क्वायर हो गया। और ये कितना है बेटा? माइनस 3.4 इज इक्वल टू माइनस 13.6 बाई एन स्क्वायर। सो एन स्क्वायर कितना हो गया बेटे? 13.6 बाई 3.4, ठीक है 13.6 बाई 3.4, तो ये 4 आ गया बेटे, यानी कि ये आ गया n2 आ गया, सेकेंड ऑर्बिट आ गई, ठीक है बेटे। तो एक्साइटेड और ऑर्बिट इज सेकेंड। नाउ देखिए एंगुलर मोमेंटम अगर आपने कैलकुलेट करना है, नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम तो एंगुलर मोमेंटम L is equal to NH over 2 pi is equal to NH over 2 pi. So this is equal to 2 into 6.63 into 10 power minus 34 over 2 into pi 3.1416. तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यू गेट बेटा दिस इज इक्वल टू 2.11 into 10 power minus 34 joule seconds. 2.11 into 10 power minus 34 joule seconds. So answer is A part. Answer is A part. Next bit 179th question. A possible fuel for nuclear reactor is, कोई possible fuel जो कि nuclear reactor में इस्तेमाल होता है, ठीक है बेटा, that is plutonium. Plutonium एक ऐसा फ्यूल है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल होता है। बाकी जो ग्रेफाइट है, कोबाल्ट है, लेड है बेटे, दीज आर नॉट रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, सो ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल नहीं होते, ओनली प्लूटोनियम इज यूज्ड। सो आंसर इज डी फॉर दिल्ली। आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट देखेंगे बेटा 180th question. The half-life of a certain radioactive element is such that 7/8 of a given quantity decays in 12 days. So that 7/8 of a quantity decays in 12 days. What fraction remains undecayed after 24 days? तो 24 दिनों के बाद कितनी अनडिके रह जाती है? तो देखो बेटा ऐसा है कि हमारे को दे रखा है कि 7/8 ऑफ द गिवन क्वांटिटी डीकेज, तो इसका मतलब रिमेनिंग कितनी रह गई? 1/8 रह गई ना, तो 1/8 रिमेनिंग रह गई। तो इसका मतलब है देखो n/n0 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n होता है,
तो अगर आपके पास 1/8 रह गई है तो 1/8 इज इक्वल 1/2 की पावर n, दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 3। सो ये कितनी हाफ लाइफ होगी, 3 हाफ लाइफ होगी, और ये कितने दिनों बाद रह गई, 12 दिनों बाद रह गई, तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ 3 हो गई, ठीक है बेटे, और टोटल टाइम 12 दिनों का है, तो एक हाफ लाइफ कितने टाइम की होगी ये देख सकते हैं अब हम। नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल टू टोटल टाइम ओवर टाइम फॉर वन हाफ लाइफ, तो एक हाफ लाइफ टाइम हो गया 12/3 दैट इज 4, 4 दिनों का एक हाफ लाइफ हो गया, तो कितना पोर्शन अनडिकेड रह जाता है 24 दिनों में, तो 24 दिनों में कितनी हाफ लाइफ होगी बेटा, अनडिकेड पोर्शन निकालना है 24 दिनों में, तो 24 दिनों में हाफ लाइफ कितनी होगी, n इज इक्वल टू 24/4 दैट इज 6, so the number of atoms remaining undecayed will be n by n naught is equal to 1/2 की पावर 6, so that implies the fraction will be equal to 1/64, the fraction will be equal to 1/64, so answer becomes C part, answer is C part. Next 181st question. In which of the following systems will the wavelength corresponding to n equal to 2 to n equal to 1 be minimum? So बेटा n equal to 2 से n equal to 1 में वेवलेंथ मिनिमम हमने पता करनी है। देखो आपको पता होना चाहिए 1 by lambda is equal to Rydberg constant r z square 1 by n1 square minus 1 by n2 का square, ठीक है बेटे। सो जिसका z r और z और लैम्डा में, बाकी तो सबको सेम है, z और लैम्डा में इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी आ गई, जिसका z ज्यादा होगा उसका लैम्डा कम होगा। तो अब देखिए हमारे पास जो दे रखी हैं चॉइसेस, हाइड्रोजन एटम, ड्यूटेरियम एटम, सिंगली आयनाइज्ड हीलियम, डबली आयनाइज्ड लिथियम। सो लिथियम जो है, लिथियम का z सबसे ज्यादा है तो उसका लैम्डा क्या होगा, सबसे कम होगा। सो आंसर इज डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 182nd question. Fusion reaction takes place at high temperature because बेटे फ्यूजन रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे क्यों होती है। देखिए डी पार्ट है, इसमें देखिए काइनेटिक एनर्जी इज हाई इनफ टू ओवरकम रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई। तो हायर टेम्परेचर्स पे क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो इतनी हाई हो जाती है, इट इज सो हाई दैट इट इज हाई इनफ टू ओवरकम द रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई। तो इतनी हाई हो जाती है कि इट कैन ओवरकम द रिपल्शन बिटवीन द न्यूक्लियर, न्यूक्लियर में जो रिपल्शन होती है वो ओवरकम हो जाती है एट वेरी हायर टेम्परेचर। सो आंसर इज डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे 183rd क्वेश्चन, 183 क्वेश्चन। In a working nuclear reactor, cadmium rods are used to, एक वर्किंग न्यूक्लियर रिएक्टर में कैडमियम रॉड्स किस लिए इस्तेमाल होती हैं। बेसिकली बेटा कैडमियम और बोरॉन जो हैं ये कंट्रोल रॉड्स हैं, ये क्या करती हैं, एक्सेस न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। सो आंसर क्या बनता है, सी पार्ट, एब्जॉर्ब सम न्यूट्रॉन्स, एब्जॉर्ब सम न्यूट्रॉन्स। 183 आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 184th क्वेश्चन, 184th क्वेश्चन। एक ट्रिटॉन, एक ट्रिटॉन जो होता है बेटा देखिए हाइड्रोजन मास नंबर 3 है इसका और एटॉमिक नंबर 1 है। अब अगर आप बात करें ट्रिटॉन की तो ट्रिटॉन में एक ही प्रोटॉन है क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है, और न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 2 न्यूट्रॉन्स हो गए। सो आंसर क्या बना बेटा, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे 185th क्वेश्चन। The maximum wavelength of Lyman series is,
लेमन सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ देखना चाहते हैं बेटा। नाउ मैक्सिमम वेवलेंथ तभी होगी जब n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करेगा। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, द वेवलेंथ विल बी मैक्सिमम। 1 by lambda is equal to r into 1 by 1 square minus 1 by 2 का स्क्वायर। सो 1 by lambda is equal to r into 3 by 4। सो lambda कितना हो गया बेटा 4 by 3r। lambda is 4 by 3r। so answer becomes D for Delhi। आंसर इज D for Delhi। ठीक है बेटे। नाउ देखिए मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस किया, डी ब्रोगली प्रिंसिपल डिस्कस किया, और आप लोगों के साथ बोहर मॉडल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम डिस्कस किया, और उनके ऊपर 185 असाइनमेंट्स हमने 185 असाइनमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो अब देखिए बेटा, अब इसी मॉडर्न फिजिक्स अभी हमारी ख़त्म नहीं हुई है, ऑल्दो वी हैव फिनिश्ड दी असाइनमेंट्स हमने ख़त्म कर दी हैं, मॉडर्न फिजिक्स अभी ख़त्म नहीं हुई है। तो ये असाइनमेंट सिर्फ इट वाज फॉर न्यूक्लियर फिजिक्स एंड इट वाज फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दैट इज़ ड्यूअल नेचर, उसके लिए मैंने कंप्लीट किया है असाइनमेंट को। अब मैं आपके साथ कुछ और जो क्वेश्चंस होंगे, देयर आर सर्टेन अदर क्वेश्चंस दैट आर देयर इन ड्यूअल नेचर और न्यूक्लियर फिजिक्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग अलॉन्ग विद सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो उसकी असाइनमेंट्स में भी कुछ क्वेश्चन मैं कंबाइन कर दूंगा। ठीक है बेटा। अभी मैं आपके साथ शुरुआत करने जा रहा हूँ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की। नया टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स का, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर्स एंड डिवाइसेस, ये नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेटा। तो देखिए बेटा, अगर हम बात करें मटेरियल्स की, जनरली ऑल एलिमेंट्स या जो भी हमारे पास सब्सटेंसेस अवेलेबल हैं, तो ऑल सब्सटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 3 बेसिक कैटेगरीज। 3 बेसिक कैटेगरीज हैं। वन इज 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ सब्सटेंसेस, 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है बेटे, वो क्या क्या हैं 3 बेसिक कैटेगरीज? वन इज कंडक्टर्स, सेकंड इज सेमीकंडक्टर्स एंड थर्ड आर इंसुलेटर्स। ये 3 बेसिक कैटेगरीज हैं हमारे पास सब्सटेंसेस की। या तो सब्सटेंसेस आर कैटेगराइज्ड एज कंडक्टर्स, और दी सब्सटेंसेस आर कैटेगराइज्ड एज सेमीकंडक्टर्स, और दी सब्सटेंसेस आर कैटेगराइज्ड एज इंसुलेटर्स। 3 ये कैटेगरीज में सब्सटेंसेस जो हैं वो फॉल करते हैं। अब देखिए बेटा, हम अगर बहुत ही जनरल सेंस में बात करें तो जनरल सेंस में वी टॉक कि कंडक्टर्स वो हैं, कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस हैं विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बेटा, लाइक कॉपर, आयरन, जिंक, दीज आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा बेटा, अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स वो सब्सटेंसेस हैं विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बेटा, और जो कंडक्शन होती है, जो कंडक्शन पॉसिबल होती है इंसुलेटर्स में या आपके कंडक्टर्स में, जो कंडक्शन पॉसिबल होती है कंडक्टर्स में, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर जो मटेरियल हैं इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वेयर एज इंसुलेटर्स जो हैं दे आर नॉट हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा बेटे, कंडक्टिविटी की बात की थी, तो दे आर हैविंग हाई कंडक्टिविटी, दे आर हैविंग लीस्ट कंडक्टिविटी, वेरी लो कंडक्टिविटी। इंसुलेटर्स के बाद बहुत कम कंडक्टिविटी है, बहुत ही लो कंडक्टिविटी है, और कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बहुत हाई है। लेकिन व्हाट अबाउट सेमीकंडक्टर्स? सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है इट लाइज इंटरमीडिएट बिटवीन दी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सो कंडक्टिविटी of semiconductors lies intermediate to conductors and insulators, तो इनके बीच में
कंडक्टिविटी राई करती है सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है, इट लाइज बिटवीन द कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. नाउ इनसाइड द स्ट्रक्चर व्हाट इज द डिफरेंस? एंड देखिए बेटा, जो जर्मेनियम है, कार्बन है, ठीक है बेटा, सिलिकॉन है, दीज आर आर सेमीकंडक्टर्स. ये मटेरियल्स जो हैं सेमीकंडक्टर्स हैं. और जो हमारे कंडक्टर्स हैं और जो इंसुलेटर्स हैं, कंडक्टर की एग्जांपल मैंने दे दी, इंसुलेटर वुड, ठीक है बेटे, पेपर, दीज आर ऑल इंसुलेटर्स. ठीक है. सो अब देखिए प्लास्टिक्स, इवन ऑल द प्लास्टिक्स आर इंसुलेटर्स. नाउ देखिए बेटा, अब हम बात करेंगे कि ऐसा क्या डिफरेंस है बेसिकली बिटवीन द इंसुलेटर्स एंड इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, जिसकी वजह से कंडक्शन पॉसिबल हो पाती है किसी में और किसी में कंडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती. तो उसके लिए वी नीड टू डिस्कस दी एनर्जी बैंड डायग्राम्स. सो एनर्जी बैंड डायग्राम्स. ना बेटे ऐसा है, आप ही जानते हैं कि कोई भी एटम है तो उसमें क्या कहते हैं, उसका न्यूक्लियस है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं इन ऑर्बिट्स, और ऑर्बिट्स के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो फिक्स्ड हैं. ऑर्बिट्स के एनर्जी लेवल्स फिक्स्ड हैं. अब देखिए, हमने फिलिंग में भी सीखा है कि ऑर्बिटल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं. एस में 2 भरते हैं, पी में 6 भरते हैं, डी, फिर हमने ये देखा है. तो हमारे पास अगर कोई, आप केमिस्ट्री जानते हैं तो बेटा आपको यू नो दैट देयर आर एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स, और ये शेल्स हैं, सब शेल्स हैं. ठीक है बेटा. सो अब देखिए, हर एक शेल एक अलग एनर्जी लेवल पे है. और कोई भी एक मटेरियल है तो उसमें एक एटम तो होता नहीं, बहुत सारे एटम्स पॉसिबल हैं. अगर एक पीस लिया जाए किसी मटेरियल का तो उसमें बहुत सारे जो एटम्स हैं वो बहुत सारे होंगे. तो बहुत सारे एटम्स होते हैं. अब व्हाट हैपन्स इज कि जो डिफरेंट लेवल्स हैं एटम्स की, बिकॉज दी एटम्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल कौन सा, आउटर मोस्ट शेल, फिर उसके इनर शेल है, फिर और इनर शेल है. तो अगर जो आउटर मोस्ट शेल्स हैं, जो वैलेंस शेल्स हैं, उनके इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे क्या कर जाते हैं, बिकॉज एटम एंड एटम आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो दे ओवरलैप. और उस ओवरलैपिंग की वजह से वी हैव वेरी मेनी एनर्जी बैंड्स आर फॉर्म्ड. ठीक है बेटा. तो देखिए, अगर अलग अलग लेवल पे एनर्जी बैंड्स हैं, ठीक है बेटा, और एक होता जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल की ओवरलैपिंग से बनता है, दैट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड. ठीक है बेटा. सो दी एनर्जी बैंड formed due to the overlapping of the valence energy levels. ठीक है बेटा. the energy band formed due to the overlapping of the valence energy levels lead to formation of valence band. Only valence electrons are present. Only valence electrons are present in this energy band. अब ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो वैलेंस बैंड है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कंडक्शन जो है वो इनके जिम्मेवारी पर है. अब जब हम कोई एक्स्ट्रा पोटेंशियल लगाते हैं बाहर से, व्हाट हैपेंस, द इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम दिस वैलेंस बैंड टू हायर एनर्जी लेवल. ठीक है बेटा. जो जिस बैंड में जंप कर जाते हैं,
दैट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड वो बैंड है जहां जिसके कारण जो करंट का फ्लो है वो पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है बेटा। सो कंडक्शन बैंड मतलब इट इज ए हायर एनर्जी लेवल, उसकी एनर्जी जो है ज़्यादा है, और उसमें कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वैलेंस बैंड से जंप करके कहाँ पहुंच गए, कंडक्शन बैंड में पहुंच गए। सो बेटा कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड मैंने आपको बता दिया। ना देखिए बेटा कंडक्शन बैंड, the valence electrons, the valence electrons on getting energy jump to higher energy levels, and this level are conduction levels due to overlapping of these levels. The conduction bands are formed. तो इनकी ओवरलैपिंग की वजह से कंडक्शन बैंड जो है वो फॉर्म होती है, और कंडक्शन बैंड इज हैविंग हायर एनर्जी देन वैलेंस बैंड। सो एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड is more than the valence band. Energy of the conduction band is more than that of the valence band. ठीक है बेटा। सो ये हमने डिस्कशन किया वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की फॉर्मेशन के बारे में, कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कैसे फॉर्म होती है।